एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वीडियोस पर। तो कल हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था अपना जो चित्र 125 तक। आज हम आगे देखेंगे जिसमें दे रखा है 1820 ईस्वी में प्रसिद्ध ब्रिटिश यात्री मूरक्राफ्ट ने आलमपुर में संसार चंद्र से भेंट की थी। वह लिखता है कि संसार चंद्र चित्रकारी का शौकीन है। बहुत से कलाकारों को उसने अपने यहाँ रखा है। उसके पास चित्रों का बड़ा संग्रह है जिसमें अधिकतर कृष्ण और बलराम की पराक्रम लीला है, अर्जुन के वीरतापूर्ण कार्य हैं और महाभारत संबंधी विषय हैं। इसके पड़ोसी राजाओं तथा उनके पूर्वजों की मुखाकृतियों भी हैं। इन्हीं में सिकंदर महान की मुखाकृति थी। उसका जीवन बड़ा ही नियमित था। प्रातःकाल वह पूजा अर्चना में व्यतीत करता और सायंकाल नियमित रूप से गायन और तथा नृत्य का आनंद लेता था। इस नृत्य गायन में वह श्री कृष्ण की रासलीलाओं और ब्रज भाषाओं के पदों का प्रयोग करता था। श्री कृष्ण का वह अनन्य उपासक था। उसकी यह कृष्ण भक्ति उसके जीवन की महत्वपूर्ण यादगार है। संसार चंद्र के दरबारी चित्रकारों में कुशनलाल प्रमुख था, जो नैनमुख का भतीजा था। गुलेर के बाद नैनमुख जम्मू में था। अंत बहुत संभव है कि अपने आरंभिक यौवन काल में ही वह कांगड़ा आ गया हो। ये रचित्र 126 कांगड़ा शैली उखल बंधन। इसका समय इतना है। संग्रह कहाँ है? भारत कला भवन, वाराणसी। इसी समय नैनसुख ने अपना एक प्रसिद्ध चित्र नंद, यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए 1785 से 90 ईस्वी बनाया, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इस समय बने कुछ अन्य उत्कृष्ट चित्रों में जो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में ही सुरक्षित हैं, उनमें कृष्णदा दारानंद, बलराम और गोपों के ब्रह्मलोक का दर्शन कराना 1800 ईस्वी, चित्र 125। अब हम पढ़ेंगे फाग उत्सव। कृष्ण गोपियाँ संग होली खेलते हुए 1800 ईस्वी। कलिया मर्दन, कलिया की पत्नियां कृष्ण से उसकी मुक्ति की प्रार्थना करते हुए 1785 से 90 ईस्वी। वस्त्रहरण, गोपियां कृष्ण से अपने वस्त्रों की गुहार करते हुए 1800 ईस्वी। माँ यशोदा से चांद के लिए हट करते हुए कृष्ण 1780 से 85 ईस्वी। कांगड़ा के राजा संसार चंद चंबा के राजा अजीत सिंह के साथ हुक्का पीते हुए 1790 से 95 ईस्वी। राग हिंडोल की रागनी बसंती 1785 से 19 ईस्वी। राग माल कौशल का रागपुत्र ब्रह्मानंद। भारतीय संगीत पर आधारित स्वरावली 1785 से 90 ईस्वी। सीता की अग्नि परीक्षा 1810 ईस्वी। सीता धरती में समाते हुए 1810 ईस्वी। कुंज में राधा की प्रतीक्षा करते हुए कृष्ण 1810 ईस्वी। कांगड़ा के राजा संसार चंद्र के पुत्र अनिरुद्ध चंद्र के विवाह की शोभा यात्रा में भाग लेती पहाड़ी राजा 1815 ईस्वी। 16 सिंगार 1800 ईस्वी। कृष्ण वेणु गोपाल बांसुरी बजाते हुए 1810 से 20 ईस्वी आदि हैं। इस समय का उखल बंधन 1719 ईस्वी, चित्र 126, चित्र उल्लेखनीय है। कृष्ण उखल से बंधे सिसक रहे हैं, ताड़ना दे रही हैं। कृष्ण की कामन्या शोभा, कोमलता दूसरी यशोदा की कठोर ताड़ना को देखते हुए गोपियां निस्तब्ध एवं आश्चर्यचकित हैं। यह चित्र भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। इसी समय का एक चित्र केशाकुलमुखी राधा 1790 ईस्वी, वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में सुरक्षित है। इस चित्र में किरीट मुकुटधारी कृष्ण द्वारा वातायन में छिपकर राधा का अवलोकन करने के कारण वह लज्जावश अधोमुखी हैं। माणक नामक चित्रकार का उल्लेख भी मिलता है। वह भी संसार चंद्र का दरबारी कलाकार था। पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली गीत गोविंद को 1775 ईस्वी में माणक या मानकू ने ही तैयार किया था। इस चित्रावली के जो 6 चित्र आज टिहरी गढ़वाल के महाराजा के कला संग्रह में हैं, वे हैं राधा का उत्कंठा, प्रेमियों का मिलन, राधा को सजाते हुए कृष्ण, प्रेम संगीत, कृष्ण की बांसुरी तथा मिलन। इस चित्रमाला
को सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय एन.सी. मेहता को है। उन्होंने इसका उल्लेख मुंबई से 1926 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ स्टडीज इन इंडिया पेंटिंग में किया। महाराजा संसार चंद की उम्र ढलने के साथ ही राज्य का गौरव सूर्य ही अस्त हो गया। रणजीत सिंह ने समस्त पहाड़ी भूभागों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और कांगड़ा भी उनके अधीन हो गया। संसार चंद केवल नाम मात्र के राजा रह गए। एक तरह से वह निर्वासित सा जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन इस महान रसिक ने अंत समय तक राग रंग से नाता न तोड़ा। दिसंबर 1823 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र अनिरुद्ध चंद गद्दी पर बैठे, लेकिन वह भी नाम मात्र के ही शासक रहे और कला के पक्ष में विशेष कुछ भी न कर सके। अंत में उन्हें भी अपने राज्य से निर्वसित होकर हरिद्वार में रहना पड़ा और वहीं से उन्होंने अपनी बहनों का विवाह टिहरी गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह से कर दी एवं जो कुछ चित्र वहां कांगड़ा से ले आए थे दहेज के रूप में उन्हें दे दिए। इस प्रकार कांगड़ा के चित्र गढ़वाल पहुंच गए। अब हम पढ़ेंगे कांगड़ा शैली के चित्रकार। कांगड़ा शैली का सबसे श्रेष्ठ चित्रकार कुशनलाल कुसाला था। दूसरा फत्तू था, जिसने मंडी में भी कार्य किया था। सजनू नामक एक और चित्रकार भी संसार चंद के दरबार में रहता था। वह भी कुछ समय मंडी में रहा था। इतिहासकार बेडेन पावेल ने परखू नामक एक अन्य चित्रकार को राजा संसार चंद का सर्वाधिक निपुण कलाकार माना है। वह रेखांकन के अति कुशल था। गढ़वाल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार मोला राम ने भी कुछ समय तक कांगड़ा के चित्रकारी का कार्य किया था। इसके अलावा कांगड़ा के चित्रकारों में माणक, मानकू, पदनू, दोखू, नैनशुक, शिवराम, बसिया, लक्ष्मणदास आदि के नाम भी महत्वपूर्ण हैं। अब हम पढ़ेंगे कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय। चित्रांकन में विषय व्यापकता की दृष्टि से कांगड़ा चित्रकला बहुत समृद्ध है। शायद ही कोई ऐसा विषय शेष बचा हो जिस पर कांगड़ा के चित्रकारों की जादुई तुलिका ना चली हो। कांगड़ा के राजा संसार चंद की वैष्णव संप्रदाय की ओर विशेष रुचि थी। इसी कारण कांगड़ा शैली में राधा कृष्ण का अंकन प्रमुखता से हुआ। कृष्ण के प्रेमी और श्रृंगार की भावना कलाकारों के लिए एक प्रमुख प्रेरणा थी। कृष्ण को प्रतीक मानकर नाना सांसारिक तथा श्रृंगारिक लीलाओं को अंकित किया गया है। अधिकांश धार्मिक महाकाव्यों पर आधारित प्रेम कथाओं को चित्रों में प्रधानता दी गई, जिसमें रामायण, महाभारत, हमीरहट, नल दमयंती, शिव तथा पार्वती की पौराणिक कथाओं का विशेष महत्व प्रदान किया गया है। केशव दास लिखित रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया नामक काव्य ग्रंथ को आधार मानकर चित्रण कार्य हुआ। दैनिक जीवन से लेकर सभी तक ऐसा एक ही विषय नहीं जिसे उन्होंने छोड़ा है। कांगड़ा शैली के चित्रकार जयदेव रचित गीत गोविंद से मुख्य प्रेरित रहे। जयदेव रचित गीत गोविंद भारतीय साहित्य की एक अनुपम गीतात्मक कृति है। बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के राजकवि जयदेव ने इस काव्य की रचना लगभग 1178 तथा 1205 ईस्वी में की थी। कांगड़ा शैली में कलात्मक अभिव्यक्ति का चरमोत्कर्ष निसंदेह गीत गोविंद चित्रमाला में ही है। इस चित्रमाला के कलाकार की शिल्प लागवता उसकी कृतियों में स्पष्ट है और उसने विषय वस्तु के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित किया हुआ है। उसने एक निष्ठावान वैष्णव जन की भावना के अनुसार राधा और कृष्ण के शशावत प्रेम के प्रति श्रद्धापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। नायिका भेद कांगड़ा चित्रकला का अत्यंत लोकप्रिय विषय रहा। यही नहीं, संपूर्ण भारतीय लघु चित्रकला में नायिका भेद पर आधारित सर्वश्रेष्ठ चित्र कांगड़ा शैली में ही बने। सौंदर्य गुण संपन्न एवं शोभा क्रांति दीप्ति युक्त युवती नायिका कहलाती है। प्रियतम प्रिया या नायक नायिका की आनंददायक मिलन स्थिति का चित्रण नायिका भेद विषय के अंतर्गत आता है। नायिका भेद का प्रारंभिक उल्लेख भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने तीनों प्रकार की नायिका, पहला है स्वकीय स्वयं की, दूसरा है परकीय दूसरे की, तीसरा है सामान्य किसी की भी का अंकन किया है। प्रेम की दशानुसार इन नायकों की 8 अवस्था अष्टनायिकाएं मानी गई हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला स्वाधीन पत्तिका, दूसरा है उत्का या उत्कंठिता या विरहोत्कंठिता, तीसरा है वासकाश्य या वाशक सज्जा, चौथा है अभिसंधिता या कलहात्रिता और पांचवा क्या है खंडिता, 6 क्या है प्रेषित पत्रिका या प्रेषित प्रेयसी। ठीक है, सातवां है आपका द्विप्रभता, 8 है आपका अभिसारिका। प्रेमियों की भिन्न स्थितियों
के अनुसार प्रेम के 2 पक्ष अंकित किए गए हैं, जिनमें प्रथम पक्ष वियोग और द्वितीय पक्ष संयोग है। वियोग पक्ष के 3 प्रकार माने गए हैं। प्रथम, पूर्वराग अर्थात प्रेम का आरंभ। द्वितीय, मान अर्थात प्रेमियों के मिथ्या अभियान से उत्पन्न वियोग। तृतीय, प्रवास अर्थात प्रेमी के विदेश गमन से उत्पन्न विरह या वियोग। पूर्व राग का एक सुंदर चित्र उदाहरण मिर्जा साहिवान पर आधारित है, जिसमें एक प्यासा राजकुमार एक गांव के कुएं पर पहुंचता है और एक युवती उसको पानी पिलाती है। जब राजकुमार अपने अंजुल से पानी पीते हैं तो उसके नेत्र युवती के मुख पर टिके रहते हैं। इसी प्रकार राधा और कृष्ण के कई ऐसे चित्र उदाहरण प्राप्त हैं, जिसमें राधा या तो रसोई में काम कर रही हैं, या बाल गूंथ रही हैं, या स्नान कर रही हैं, और कृष्ण उनको छज्जे से देख रहे हैं। कांगड़ा शैली में कई रागमाला चित्र श्रृंखलाएं चित्रित हैं, जिनमें से एक प्रसिद्ध रागमाला चित्रावली अब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। इस रागमाला चित्रावली के कुल 79 चित्र हैं और प्रत्येक चित्र के पीछे राग, रागनियों और रागपुत्रों के नाम अंकित हैं। 15वीं सदी ईसा के मध्य भारत की रीवा स्टेट के आश्रय में रहते हुए क्षेमकर्ण ने रागमाला ग्रंथ की रचना संस्कृत में की थी। क्षेमकर्ण द्वारा निर्देशित ध्यान स्वरूप अनुसार कांगड़ा के चितेरों ने अपनी उर्वर कल्पना के से राग रागनियों के अति सुंदर चित्र बनाए। कांगड़ा के चित्रों में ऋतुओं पर आधारित 12 मासा का बहुत सुंदर और हृदय को छू लेने वाला अंकन मिलता है। फिर हम पढ़ेंगे क्या, कांगड़ा चित्र शैली की विशेषताएं। इन चित्रों की योजना, भावात्मक सुंदरता, सरसता, कोमलता, छंद और गति दर्शक को एक साथ ही मंत्रमुग्ध कर लेती है। चित्रों की बारीक कारीगरी, स्वच्छता और मीने के समान चमकदार रंग तथा आकृति की गोलाई और डोल इस शैली को भारतवर्ष की सर्वोत्कृष्ट लघु चित्र शैली के स्तर पर पहुंचा देती है। कांगड़ा चित्र शैली की विशेषता को डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने एक ही सारगर्भित वाक्य में इस प्रकार प्रस्तुत किया है। आकृति अधिक सजीव है, रेखाओं में ओज और प्रभा है। स्त्री आकृतियों का शारीरिक सौंदर्य कोमल व छरहरे वदन का है। ये चित्र लघु आकार से सियालकोटी कागज पर टेम्परा माध्यम से बनाए गए हैं। कांगड़ा शैली की विशेषता निम्न है, जिसमें पहला आता है क्या, मानव आकृति। कांगड़ा शैली में स्त्री सौंदर्य का चित्रण जितना सबल व आकर्षक हुआ है, उतनी पुरुष आकृति की नहीं। स्त्रियों के मुखमंडल, अंग प्रत्यंगों की भाव भंगिमाएं तथा उनकी हस्त मुद्राओं का चित्रण कलाकारों ने बड़े मनोयोग से किया है। प्राय मानव आकृतियों के चेहरे अंडाकार, नेत्र कमलाकार, चिंबुक गोल, पतले गुलाबी अधर, उभरे तथा पुष्ट, छोटे उरोज, क्षीण कटी तथा सीधी लंबी नासिका इस शैली की नारी आकृति की प्रमुख विशेषता हैं। अधिकांश चित्रों के चेहरे को एक चश्मा बनाया गया है। इनके छरहरे बदन पर फर्श को चूमती पेशवाज बनी है। इनमें बसौली जैसी ओज नहीं है। नायक को कूलेदार पगड़ी व जामा पहने हुए नायिकाओं के साथ देखा जा सकता है। पुरुषकृतियाँ प्राय भारी बदन की आकृति हैं। फिर हम पढ़ते हैं दूसरा क्या है, रेखा कला का चरमोत्कर्ष रूप कांगड़ा शैली में दिखाई देता है। अजंता की कला के समान कांगड़ा की कला की विशेष रूप से रेखा की कला है। मुगल परंपरा में दीक्षित चित्रकारों ने सदे हुए हाथ से इस शैली में लयपूर्ण रेखाओं का निर्माण किया है, जिसके कारण इस शैली में रंगों का स्थान गौण हो गया है। कुछ कला समीक्षकों ने इसे रंगीन रेखाचित्र की कला कहकर संबोधित किया है। रेखा की कोमलता प्राप्त करने के लिए कलाकारों ने गिलहरी के बालों की बनी तुलिका का प्रयोग किया है। फिर हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट क्या है आपका, रंग। कांगड़ा चित्रकला शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। उनके रंगों में संगीत की सुकुमारता प्रतिध्वनित होती हैं। इन चित्रों में जो रंग भरे गए हैं वे एक साथ ही कोमल भी हैं और चटकीले भी हैं। इसी से इस शैली की वर्ण योजना को जैसे फ्रेंच ने इंद्रधनुषी कहा है। आमिष रंगों में कांगड़ा के चित्रकारों ने लाल, पीले तथा नीले रंगों का प्रयोग किया है, जो आज भी उसी तरह चमकदार बने हुए हैं। मिश्रित तथा हल्के रंगों में चित्रकार ने गुलाबी, बैंगनी, हरा, फाकताई तथा हल्के नीले रंग का प्रयोग किया है। हल्के रंगों के अधिक प्रयोग के कारण चित्रों में कोमलता की अधिकता वृद्धि हो गई है। बहुत से अपूर्ण चित्रों पर रंगों के नाम भी अंकित मिलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे फोर्थ क्या है, प्रेम। कांगड़ा शैली के चित्रों में प्रेम का प्रमुख स्थान रहा है। प्रेम की विभिन्न भावों का इस शैली में छंदमय, काव्यमय और चित्रात्मक रूप से अंकन किया गया है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के शब्दों में चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण ने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, वही कांगड़ा की कला के प्रेम में अंकन हुई हैं। फिफ्थ पढ़ते हैं प्रकृति के सुरमय रूप की। यहाँ के चित्रों में
एक स्नेहपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रकृति की हरितिमा तथा वृक्षों में छाया प्रकाश का अंकन दर्शक को आकृष्ट करता है। प्रकृति की मानवीय क्रियाकलापों में सहयोग करती दिखाई देती हैं। प्राय पीपल, वट, बांस, आम, जामुन, मजनू, केला, कचनार, अमलताश, गुलमोहर, शीशम, ठाक, पलास आदि वृक्षों को बनाया गया है। प्रेमी और प्रेमिकाओं की संयोग अवस्था में वृक्ष में लिपटी पुष्पित लतिकाओं का संयोग के प्रतीक स्वरूप अंकित किया गया है। तालाब को कमल तथा कुमुद पुष्पों से युक्त बनाया गया है। नदी में जल का प्रवाह प्रदर्शित करने के लिए लहरदार या वक्रीय रेखाओं को बारीकी तथा कोमलता से बनाया गया है। फिर हम पढ़ेंगे 6th पशु पक्षी। कांगड़ा शैली में चित्रकार ने पशु तथा पक्षियों को मानव भावना के अनुकूल अंकित किया है। वर्षा में बगला, विरह में सारस या मोर, विरह रागनी, चित्र में मृग। काला हिरण, नायिका को प्रेम का आगमन सुनाते हुए कौवे तथा बतखों के जोड़े बहुत सजीव, यथार्थ तथा भावपूर्ण हैं। कृष्ण के साथ अधिकांशतः गायों का अंकन है। गायों को अनेक स्थिति जैसे दौड़ते हुए, कृष्ण की मुरली की ध्वनि की ओर गर्दन उठाए, विमोहित होते हुए और विश्राम करते हुए चित्रित किया गया है। गाय हरियाणवी नस्ल की हैं और इसी कारण उन्हें हष्ट-पुष्ट और बड़ी कद-काठी वाला बनाया गया है। गृहिणी के पास मयूर का युगल उद्दीपन की नहीं वरण संयोग का भी एक सुंदर उदाहरण बन जाता है। फिर हम पढ़ेंगे 7th भवन। कांगड़ा शैली के चित्रों में भवन का अंकन बहुत भव्य और कलापूर्ण है। विशेष रूप से भवनों की शैली अकबर तथा जहांगीर कालीन मुगल भवन शैली है। भवनों को सफ़ेद रंग से बनाया गया है, जिनके स्तंभ सुंदर आलेखनों से पूर्ण हैं। बरामदों को मेहराबदार तथा दीवारों में प्राय लाख या आले बनाए गए हैं। दरवाजों पर तथा बरामदों में लटकते हुए सज्जायुक्त पर्दे और फर्श पर बिछे हुए सुंदर कालीन बनाए गए हैं। अब हम पढ़ते हैं 8th क्या है? वाद्य यंत्र। कांगड़ा के चित्रों में कृष्ण की बांसुरी में अतिरिक्त तबूरे, ढोलक, मृदंग, मजीरा, वीणा, सितार आदि अनेक वाद्य यंत्र बनाए गए हैं। 9th परिप्रेक्ष्य। कांगड़ा शैली में दृष्टितक परिप्रेक्ष्य नहीं अपितु काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है। क्षितिज रेखा मुगल चित्रों के समान नीचे की ओर खिसक आई है, जबकि मेवाड़ और बसोली में यह बहुत ऊपर बनी है। 10 पढ़ते हैं हंसिया। कांगड़ा शैली के चित्रों में चित्रों के चारों ओर गुलाबी तथा काले रंग के पतले हंसिये बनाए गए हैं। हंसियों में सफ़ेद फूल बने हैं। फिर हम पढ़ेंगे चंपा चित्रशैली। चंबा चित्रशैली हिमाचल प्रदेश में स्थित चंबा नगर, जिसे कला की घाटी भी कहा जाता है, अपने रमणीय मंदिरों, लघु चित्रों और रूमालों लिए विश्व विख्यात है। चंबा में कलाओं के अन्य प्रकार भी प्रचलित रहे हैं। इसमें गंजीफा, बगद्वारी, भित्ति चित्र, आभूषण, काष्ठकार, धातु शिल्प, चर्म शिल्प आदि हैं। चंबा को राजा सहील वर्मन ने 920 ईसा में स्थापित किया था। इस नगर का नाम उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री चंपावती के नाम पर चंपापुरी रखा था, जो कालांतर में चंबा नाम से प्रसिद्ध हो गया। पठानकोट पंजाब से 126 किलोमीटर दूर दक्षिण में हिमाचल की गोद में रावी नदी के तट पर स्थित चंबा पहाड़ी राजाओं की प्राचीन राजधानी थी। चित्र संरक्षण व खोज। चंबा कलम के चित्र देश विदेश के कई संग्रहालयों व निजी संग्रहों में बिखरे पड़े हैं। यहाँ की कला थाती को सुरक्षित रखने के लिए चंबा में ही 14 सितंबर 1908 ईस्वी को भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना की गई। राजा भूरी सिंह ने अपने निजी संग्रह की अमूल्य कृति को संग्रहालय हेतु दान कर दिया था। प्रसिद्ध कला मामक डॉक्टर J.P.H. बोगल ने संग्रहालय की स्थापना एवं विकास में अथक परिश्रम किया। इसकी बहुमूल्य सामग्री का कैटालॉग भी डॉक्टर बोगल ने 1909 ईस्वी में तैयार किया। रंगमहल के दरवाजों व अन्य सामग्री को हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व चीफ कमिश्नर व कलाविद N.C. मेहता ने इस संग्रहालय में रखवाकर सराहनीय कार्य किया। चंबा के रूमालों का भी एक अच्छा संग्रह यहाँ से प्राप्त होता है। J.C. फ्रेंच बंगाली ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में चंबा चित्रों का प्रथम संकेत दिया था। विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम लंदन के डॉक्टर आर्चर ने चंबा चित्रों पर 1952 ईस्वी में सर्वप्रथम विस्तार से प्रकाश डाला। पश्चात डॉक्टर गैजेटस जगदीश मित्तल व खंडलवाला ने चंबा चित्रों पर शोध किया और इस प्रकार धीरे धीरे चंबा चित्र शैली कलाविदों की चर्चा का एक विषय बन गई।
प्रसिद्ध कला रसिक डॉक्टर रंधावा ने चंबा चित्रों पर एक पुस्तक लिखकर चंबा के कलाकारों व इनके प्रेरणाओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस प्रकार धीरे धीरे समय के बीतने के साथ चंबा चित्रों का मूल्य बढ़ गया। चंबा शैली के प्राचीन अवशेष वहाँ के रंगमहल में प्राप्त होते हैं। रंगमहल में सार्वधिक भित्ति चित्र राज सिंह 1664 से 94 ईस्वी के साथ समय में बनाए गए थे। इस महल के भित्ति चित्रों के प्रति कला जगत का ध्यान आकर्षित करने का महान कार्य श्री नानालाल चमन लाल मेहता ने किया। 1939 ईस्वी में जब वह हिमाचल प्रदेश के चीफ कमिश्नर नियुक्त हुए तो उन्होंने चंबा रंगमहल के चित्रित कक्षों की सुरक्षा व्यवस्था की। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में 1962 ईस्वी में रंगमहल के भित्ति चित्रों को जीवितता प्रदान की और वहां के अधिकांश भित्ति चित्रों को दीवार से उतार कर अपने यहाँ स्थानांतरित कर लिया। यहाँ उन्हें पुनः उसी पुराने अवस्था में प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार भूरी सिंह संग्रहालय चंबा व राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली दोनों ने ही चंबा की कला रत्नों की अमूल्य निधि को सुरक्षित रखने में प्रशंसनीय योगदान दिया है। फिर हम पढ़ते हैं चंबा में कला का विकास। चंबा का ऐतिहासिक महत्व गणेश वर्मन 1512 से 52 ईस्वी के समय से आरंभ होता है। चंबा राज्य में इस समय मुगल प्रभाव वन शैली के रूप में पड़ा। इसके पश्चात प्रताप सिंह वर्मन 1559 से 86 ईस्वी चंबा के राजा हुए। वर्मन कुल नाम को धारण करने वाले वह अंतिम चंबा नरेश थे। प्रताप सिंह अकबर के समकालीन थे और उन्हीं के राज्यकाल में चंबा मुगलों का आश्रित बन गया। चंबा के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवन प्रदान करने का काम राजा पृथ्वी सिंह 1641 से 64 ईस्वी ने किया। उनके समय से लेकर 19वीं सदी के अंत तक चंबा कला का प्रमुख केंद्र बना रहा। एक बार पृथ्वी सिंह शाहजहां के दरबार में दिल्ली गए थे। वहां हरम की स्त्रियों उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो गई थी। उसी समय से चंबा चित्रों पर मुगलिया प्रभाव दिखाई देने लगा था। पृथ्वी सिंह ने बसोली की राजकुमारी से विवाह किया था। इस प्रकार चंबा की कला बसोली पहुंची। पृथ्वी सिंह के पश्चात चंबा की गद्दी पर छत्तर सिंह 1664 से 90 ईस्वी बैठे। उन्होंने बसोली पर आक्रमण किया और यहीं से बसोली कलम के तत्व चंबा चित्रों में मिलने लगे। इसके पश्चात उदय सिंह 1690 से 1720 ईस्वी, उग्र सिंह 1720 से 35 ईस्वी व दलेल सिंह 1735 से 48 ईस्वी यहाँ के शासक हुए। राजा उग्र सिंह के पुत्र उमेद सिंह 1748 से 64 ईस्वी, चित्र 127 जो कि ये है चंबा शैली किसका है, उमेद सिंह। संग्रह कहाँ है, भूरी सिंह संग्रहालय चंबा। की गद्दी पर बैठने से चंबा कला को एक नया यौवन मिला और चित्रकारों की तूलिका थिरक उठी। उमेद सिंह लगभग 13 वर्ष लाहौर में मुगलों के बंदी रहे और वहां से मुक्त होने के बाद जसरोटा की राजकुमारी से विवाह कर बसोली के मार्ग से चंबा पहुंचे। वह बड़े कला प्रेमी शासक सिद्ध हुए। उन्होंने चंबा में प्रसिद्ध रंग महल की नींव रखी जिसे राजा श्री सिंह ने पूर्ण करवाया था। उमेद सिंह ने रंग महल की दीवारों पर चित्र बनवाने की परंपरा चलाई। रंग महल में चित्रकारी का ज्यादाकार उमेद सिंह के उत्तराधिकारी राजा राज सिंह 1764 से 94 ईस्वी ने करवाया था। इसके बाद जीत सिंह 1795 से 1808 ईस्वी में छड़त सिंह 1808 से 44 ईस्वी तथा श्री सिंह 1844 से 70 ईस्वी के काल तक यह कार्य उत्साहपूर्वक चलता रहा। गुलेर के राजा प्रकाश चंद ने चंबा की राजकुमारी से विवाह किया। राजा राज सिंह 1764 से 94 ईस्वी के समय में गुलेर चित्रकला का प्रभाव चंबा में आ जाता है। गुलेर के अनेक कलाकार चंबा आ गए थे। रामलाल जो गुलेर का चित्रकार था, उसने चंबा के उषा अनिरुद्ध चित्रावली 1775 ईस्वी चित्रित की। इस चित्रावली का एक चित्र उषा का स्वप्न वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। गुलेर के ही एक कलाकार नैन का एक और पुत्र निक्का भी चंबा में राजा राज सिंह के दरबार में कार्यरत था और जिसे राजौल गांव की जागीर मिली थी। राज सिंह कांगड़ा के पहाड़ी बादशाह महाराज संसार चंद से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन जीत सिंह 1795 से 1808 ईस्वी व छड़त सिंह 1844 ईस्वी चंबा की चित्रकला में प्राण शक्ति संचारित करते रहे और रंग महल के चित्रण कार्य को पूरा करवाया। जीत सिंह के समय का एक प्रसिद्ध चित्र कृष्ण के प्रेम में
पड़ी गोपियाँ 1800 ईस्वी चित्रकार हरखू ने बनाया था। रंगमहल के अंतिम चित्र राजा श्री सिंह 1844 से 70 ईस्वी के कार्यकाल में बनाए गए। चंबा लघु चित्रों का सिलसिला व उनका स्वरूप विधान इस रंगमहल की ही देन है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। चंबा शैली के चित्रकार। चंबा में 2 चित्रकार वंशराज संरक्षण में विशेष कार्य करते रहे। इन चित्रकारों का एक अंश वंशीधर का था और दूसरा कृष्ण का था। वंशीधर के वंश में ईश्वर, रामदयाल, मगनू, दुर्गा, जवाहर, सोनू, मोतीराम, पौड़िया, होशियार लाल तथा हीरालाल चित्रकारी का कार्य करते रहे। कृष्ण के वंश में लावे, गंगाराम, विल्लू या विल्लूराम, मिस्त्री तथा प्रेमलाल ने चंबा में चित्र बनाए। इस चित्रकारों के अतिरिक्त हरखू, छज्जू, लहरू, मियाँ तारा सिंह, ध्यान सिंह, धिंदीदास, जमील, रामलाल तथा निक्का के पौत्र अत्रा आदि ने भी चंबा में चित्र बनाए। फिर हम पढ़ेंगे चंबा के रूमाल। चंबा देश विदेश में अपने रूमालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का रूमाल चंबा रूमाल के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि चंबा इसका प्रमुख केंद्र है। चंबा रूमाल पहाड़ी कलम और कढ़ाई कशीदाकारी के समन्वय का अद्भुत उदाहरण है। चंबा के रूमाल मल में रेशम, खद्दर और सूती कपड़े पर तैयार किए जाते हैं। पारंपरिक रूप से रूमालों का प्रयोग मित्र उपहार और थाली के प्रसाद को ढांपने या ढकने के लिए किया जाता था। विवाह के अवसर पर वर वधू की ओर से दिए जाने वाले उपहार किसी चंगेर या पिटारी से दिए जाते थे जिन्हें इन रूमालों से ढककर दिया जाता था। 1782 से 1828 ईस्वी के बीच चंबा रूमाल पर अच्छा काम हुआ। राजा उमेश सिंह के कारीगरों को इस हेतु काफ़ी प्रोत्साहन दिया था। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में चंबा के राजा भूरी सिंह ने ब्रिटेन के सम्राट को चंबा रूमाल तोहफे में दिया था। देश तथा विदेशों के संग्रहालयों में इन रूमालों को पहाड़ी कलम के चित्रों की भांति सहेज कर रखा गया है। ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, चंडीगढ़ म्यूजियम के अलावा लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क तथा कोलकाता व मुंबई के विभिन्न संग्रहालयों में इन रूमालों के उत्कृष्ट उदाहरण विद्यमान है। हिमाचल में राज्य संग्रहालय, शिमला भूरी सिंह संग्रहालय, चंबा लोक संस्कृति संस्थान, मंडी आदि में इन रूमालों के उदाहरण देखे जा सकते हैं। 1965 ईस्वी में चंबा रूमाल बनाने वाली महेश्वरी देवी को पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सरोज बेगम व ललिता वकील को राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है। ललिता वकील को 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कमला नायर को नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। चंबा चित्रों के विषय। चंबा में अंतपुर या रनिवास संबंधित चित्र, व्यक्ति चित्र तथा काव्य पर आधारित धार्मिक चित्र अधिक बनाए गए हैं। चंबा के चित्रों में भागवत पुराण, शिव पुराण, रामायण, दुर्गा सप्तशती तथा ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये चित्र है 128 चंबा शैली। नेतृत्व शिव के लिए पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, बाणासुर एवं शिवगढ़ वाद्ययंत्र बजाते हुए। समय यह है संग्रह है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। रुक्मणी मंडल का विशेष स्थान है। इस शैली के नेतृत्व शिव के लिए पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, बाणासुर एवं शिवगण वाद्ययंत्र बजाते हुए। समय क्या है 1800 ईसा। चित्र है 128 और सीता हरण 1800 ईस्वी। चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर हम पढ़ेंगे चंपा शैली की विशेषताएं। 1881 ईस्वी में फ्रांसीसी यात्री उज़फलवी जो राजा श्याम सिंह के समय में चंबा आया था। चंबा चित्रों की विशेषता के अपने वर्णन में लिखता है कि चंबा के राजा ने मुझे अनेक लघु चित्र दिखाए जिसमें उनके पूर्वजों की कहानी को चित्रित किया गया था और जो रंगों की लुनाई व ताजगी में तथा अंकन की कोमलता में आदित्य है। पहला है रेखा। चंबा शैली के चित्रों में बारीकी और कोमल रेखाओं का प्रयोग हुआ है। रेखाएं लाल या काले रंग से बनाई गई हैं जिनमें जहांगीरकालीन मुगल शैली की विशेषता दिखाई पड़ती है। दूसरा है रंग। चंबा शैली के चित्रों में बसौली की तुलना में अधिक संगत और शीतल रंगों का प्रयोग है, परंतु आकृति को उत्कृष्ट प्रदान करने के लिए उनके वस्त्र चटक विरोधी रंगों से भी बनाए गए हैं। चंबा के चित्रों में लाल और नीले रंगों की भरमार है। मुल्तानी मिट्टी, गेरू, हिरमिची, लार्जवर्क, सिंगराफ, हरिताल, पेवड़ी, सिंदूर, काजल, सफ़ेद, नील, महावर, स्वर्ण आदि रंगों का प्रयोग विशेषता के साथ हुआ है। फिर हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, मानव कृतियाँ। चंबा शैली में स्त्री तथा पुरुषों का सौंदर्य विशिष्ट है। अत्यधिक चित्रात्मक, सुकुमार, अलग और विशिष्ट स्त्री आकृति चंबा के लघु चित्रों को अलग पहचान देती हैं। सामान्यतः ये खड़ी हुई मुद्रा में है। सोने चांदी के सितारों व तारों से अलंकृत वेशभूषा पहने हुए एक
एवं आभूषण की शोभा से युक्त रेशमी छीने दुपट्टों से झांकती नायिकाओं की छवि एवं नायक नायिकाओं की प्रणय लीलाओं को चित्रकारों ने तुलिका के हल्के स्पर्श से निखारा है। स्त्रियों के नेत्र बड़े और प्राय कर्ण स्पर्शी बनाए गए हैं, परंतु ग्रीवा सुडोल और लंबी है। चंबा पार्श्व चित्रों में अधिकांशतः राजा को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है। फिर हम पढ़ेंगे फोर्थ क्या है हमारा, प्रकृति। चंबा शैली के चित्रों में ऊंचे नोकदार पर्वतों, नदियों, काले मेघों, नीले आकाश, वन उपवनों, उद्यानों तथा वाटिकाओं का मनोहारी अंकन है। वृक्षों में मोर, पंख, मजनू, आम, केला, बरगद, कंदम, पीपल, आंवला आदि का सजीव अंकन है। इन वृक्षों के पत्तों को कलाकारों ने अधिकांशतः हल्की पृष्ठभूमि पर गहरी रेखाओं से अलंकारिक ढंग से बनाया है। वृक्षों को पूर्णतः पुष्पित बनाया गया है। फिर हम पढ़ते हैं फिफ्थ, पशु पक्षी। चंबा के चित्रों में पशु पक्षियों के चित्रण को यथा स्थान किया गया है। गाय, हिरण, मोर आदि का अंकन किंचित अलंकारिक ढंग से किया गया है। गाय जम्मू तथा हरियाणा के बीच की जाति नस्ल की है। सिक्स्थ है आपका भवन। चंबा शैली के चित्रों में मुगल शैली के भवन बनाए गए हैं। इन भवनों को बसौली शैली के द्वियामी भवनों के विपरीत अधिकांश त्रयामी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। सेवंथ क्या है आपका, हसिया। चंबा के हसियों में फूल, पत्ती, पक्षी आदि की सजावट की गई है। कहीं कहीं संपूर्ण चित्र भी उनमें बना दिए गए हैं। फिर हम आगे पढ़ते हैं। फिर है कुल्लू चित्र शैली। क्या है, कुल्लू चित्र शैली। पहाड़ी चित्रकला में कुल्लू चित्र शैली की अपनी अलग उपलब्धि है। यहाँ के चित्रों का सर्वप्रथम परिचय 1931 ईस्वी में श्री J.C. फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में दिया। इसके पहले इस कला केंद्र के बारे में कलाविदों व कला समीक्षकों को कोई जानकारी नहीं थी। ललित कला अकादमी नई दिल्ली की ओर से विख्यात चित्रकार जगदीश मित्तल को कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर के एक महल के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपि तैयार करने के लिए भेजा गया। यहाँ के चित्रों की प्रतिलिपि बनाते समय उन्हें महल के एक अन्य कमरे में अंकित रामायण के दृश्य प्राप्त हुए। यहीं से श्री मित्तल को मालती मधु नामक चित्रित ग्रंथ की प्राप्ति हुई, जिसके लेख से विदित होता है कि इसका चित्रण राजा प्रीतम सिंह के दरबारी चित्रकार भगवान द्वारा 1799 ईस्वी में किया गया था। यहीं से 1894 ईस्वी में चित्रित भागवत पुराण की एक प्रति प्राप्त हुई है, जो उक्त चित्रकार द्वारा ही निर्मित है। स्फुट चित्रों में कुल्लू के राजाओं के व्यक्ति चित्र, रागमाला तथा नायक नायिका भेद के चित्र प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कुल्लू शैली को एक स्वतंत्र शैली होने का गौरव प्राप्त हुआ। जगदीश मित्तल के साथ ही कला समीक्षक कार्ल खंडालवाला ने भी अपने प्रयत्नों से इसका विशद परिचय कला रसिकों तक पहुंचाया। कुल्लू के चित्रों के प्रथम अध्ययन से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इस कलम में कांगड़ा जैसी लुनाई व कोमलता तथा बसौली जैसी रंगों की सुर्खी और सादा संयोजन का तो अभाव ही मिलेगा, किंतु इस कलम की ऐसी शैलीगत विशेषताएं हैं जिससे इसका निजस्व पहाड़ी आंचल से उभर कर आया है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है। इसके पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में चंबा, कांगड़ा व मंडी, उत्तर में लद्दाख और दक्षिण में बुसेर है। कुल्लू का प्राचीन नाम कुंथल पीठ था, जिसका शाब्दिक अर्थ है रहने योग्य दुनिया का अंत। यह शहर कुल्लू घाटी में स्थित व्यास नदी के तट पर स्थित है। इसे सिल्वर वैली के नाम से संबोधित किया जाता है। वर्षों से इसका सौंदर्य और हरियाली पर्यटकों को अपनी ओर खींचती आई है। यहाँ के स्थानीय हस्तशिल्प कुल्लू की सबसे बड़ी विशेषता है। कुल्लू के दर्शनीय मंदिरों में रघुनाथ जी का मंदिर, बिजली महादेव मंदिर, हिंडीवा मंदिर आदि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। 1660 ईस्वी में यहाँ के राजा जगत सिंह 1637 से 72 ईस्वी ने अपनी नई राजधानी नग्गर से हटाकर सुल्तानपुर को बनाया तथा यहीं 17वीं सदी में रघुनाथ जी का एक प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। जगत सिंह के रघुनाथ राम अत्यंत प्रिय थे और इसलिए उन्होंने भक्ति के कारण रामायण की विभिन्न धाराओं को अपने यहाँ चित्रांकित कराया। कुल्लू के कलम की प्रादुर्भाव की कहानी भी इतिहास में गर्त में छिपी पड़ी है। हाँ, इतना निश्चित है कि प्राय 1750 ईस्वी तक यह कलम उपेक्षित सी रही। कुल्लू को अपना निवास स्थान बनाने वाले रूसी कलाकार निकोलस रोरिक ने एक बार खंडालावाला को यह संदर्भ दिया था कि 9वीं सदी के भोजपत्रों पर बने चित्र यहाँ अभी भी मिलते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश वे 1937 ईस्वी के अग्निकांड में सुहा हो गए। इसके पश्चात राजा मानसिंह 1688 से 19 ईस्वी कुल्लू की गद्दी पर बैठे। मानसिंह एक महत्वाकांक्षी शासक हुए जो अपनी शक्ति को संगठित कर राज्य के विस्तार में संलग्न रहे। उनके राज्यकाल में बसौली के चित्रकार कुल्लू आकर बस गए। इसके बाद राजा जगत सिंह 1719 से 31 ईसा
कुल्लू के शासक हुए। वे वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे और उन्होंने वैष्णव धर्म को कुल्लू में प्रोत्साहित किया। इसके पश्चात राजा राज जय सिंह 1781 से 42 ईस्वी के समय में भी यह शैली सुचारू रूप से चलती रही। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा ठेडी सिंह 1742 से 67 ईस्वी के समय में कुल्लू शैली में कांगड़ा प्रभाव आ गया, क्योंकि इस समय कांगड़ा के राजा घमंडचंद का वर्चस्व छाया हुआ था। कुल्लू के सबसे प्राचीन नमूने के रूप में टेडी सिंह जी की छवि है। उनके समय का एक उत्कृष्ट चित्र 2 महिला पतंग उड़ाते हुए 1750 ईस्वी वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। टेडी सिंह के पश्चात उनके पुत्र प्रीतम सिंह 1767 से 1860 ईस्वी गद्दी पर बैठे। वास्तव में राजा प्रीतम सिंह ही कुल्लू कलम के उन्नायक एवं प्रेरणा स्रोत थे। प्रीतम सिंह महान कला प्रेमी थे। उन्होंने अनेक सचित्र ग्रंथ तैयार करवाए व शीश महल में रामायण व भागवत के सुंदर भित्ति चित्र अंकित करवाए। 1905 ईस्वी में आए भूकंप ने शीश महल के भित्ति चित्रों को काफ़ी क्षति पहुंचाया था, लेकिन ईश्वर की कृपा से बचे महल के एक खंड में आज भी चित्रों की एक झलक मिल जाती है। चित्रों के बनने का दौर सज्जनों व भगवान तथा अनेक स्थायी कलाकार के सहयोग से ही पूरा हुआ था। पहाड़ी बादशाह संसार चंद्र के राज्य कांगड़ा को जब गोरखा व सिखों की शक्ति का सामना करना पड़ा था, संभवतः उसी समय चित्रकार सज्जनों कुल्लू आया था और कुल्लू से कुछ समय पश्चात ये जो चित्र है वो है 1029 कुल्लू शैली बाणासुर द्वारा अनिरुद्ध का बंदी बनाया जाना। समय इसका यह है। संग्रह का है गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़। मंडी रियासत चला गया। सज्जनों ने ही 1810 ईस्वी वाली हमीरहट चित्रावली मंडी के राजा ईश्वरी सेन को भेंट की थी। शीश महल के एक बरामदे की दीवार पर त्रिपुर सुंदरी देवी का चित्र सज्जनों के हाथ का बना माना जाता है। वास्तव में यहाँ लोक कला की विकसित पूंजी को ही लघु चित्रों की प्रतिलिपि के रूप में भित्तियों पर चित्रित कर दिया गया है। राजा प्रीतम सिंह को ही यह श्रेय जाता है कि कांगड़ा, मंडी व चंपा के आक्रमण को झेलते हुए भी वह तुलिका की रंगीन चालों में निरंतर सूची ले सके, अन्यथा इस कलम का इतना ही विकास असंभव था। 1794 ईस्वी में प्रीतम सिंह के काल में बना सुप्रसिद्ध चित्र गोवर्धन पर्वत का उठाए हुए कृष्ण भागवत पुराण की कथा पर आधारित अब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की शोभा संपत्ति है। वहीं 1800 ईस्वी में निर्मित बाणासुर द्वारा अनिरुद्ध का बंदी बनाया जाना चित्र 129 वर्तमान में गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में सुरक्षित है। प्रीतम सिंह के पश्चात उनके पुत्र राजा विक्रम सिंह 1806 से 10 ईस्वी ने भी यहाँ की कला परंपरा को बनाए रखा। उनके कार्यकाल में भगवान नामक चितेरे ने प्रमुख रूप से कार्य किया। शीश महल की देवी वाले बरामदे के साथ लगे एक कमरे में विक्रम सिंह के समय के अनेक चित्र मिले हैं। उनमें राम सीता विवाह, रुक्मणी हरण, नायिका भेद तथा युवराज विक्रम सिंह की मुख्याकृतियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। इसी कमरे के एक भाग में काली मंदिर है। यहाँ धुएं और धूल की परतों के नीचे शिकार, युद्धा, नारी आकृतियाँ, राधा के पाँव में मेहंदी लगाते हुए कृष्ण व आलों में भी अनेक चित्र बने मिलते हैं। भगवान चितेरे ने ही विक्रम सिंह के लिए मधु मालती व भागवत पुराण विषयक चित्र श्रृंखलाएं तैयार की थी। राजा प्रीतम सिंह व विक्रम सिंह का वह प्रिय चित्रकार था। राजा विक्रम सिंह के पश्चात कुल्लू कलम का यौवन ढलने लगा। देवी वाले बरामदे में बाईं ओर कुछ चित्र राजा दिलीप सिंह 1869 से 92 ईस्वी के समय के हैं। इन चित्रों पर सिख प्रभाव स्पष्ट है। राजा मेघ सिंह 1892 से 1921 ईस्वी ने 1910 ईस्वी में अपने नवनिर्मित महल की भित्तियों पर कांगड़ा शैली के कुछ चित्र अंकित करवाए। सर्वप्रथम राजा मेघ सिंह के पुत्र भगवत सिंह ने ही विदेशी यात्री व कला रसिक J.C. फ्रेंच को यहाँ के कुछ चित्र दिखाए थे। भगवत सिंह व फ्रेंच की इसी भेंट के फलस्वरूप ही कुल्लू शैली प्रकाश में आई थी। कुल्लू शैली के अनेक चित्र पंजाब संग्रहालय पटियाला में संग्रहित हैं। इसके अलावा कुछ चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली व कुछ गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में सुरक्षित हैं। ललित कला अकेडमी नई दिल्ली ने यहाँ के रंग महल के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार करवाई कर अपने संग्रह में सुरक्षित कर लिया है। फिर हम पढ़ेंगे कुल्लू चित्र शैली के विषय। कुल्लू शैली के चित्रों के विषय भी पहाड़ी राज्यों के समान ही धार्मिक हैं। वे व्यक्ति चित्रों पर आधारित हैं। यहाँ के चित्रकारों ने राधा कृष्ण, नायिका भेद, मातृशक्तियों, रामायण, महाभारत, भगवत पुराण, युद्ध, शिकार के दृश्य तथा पतंग व कबूतर उड़ाती स्त्रियाँ जैसे विषयों को चित्रित किया है। फिर हम क्या पढ़ेंगे?
कल्लू चित्र शैली की विशेषताएं। कल्लू चित्र शैली बसोली, कांगड़ा या चंबा जैसी चमक तो नहीं प्राप्त कर सकी, फिर भी उसने हिमाचली आंचल को रंगीन बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। कुल्लू कलम का प्रादुर्भाव बसोली शैली से हुआ है, लेकिन स्थानीय प्रभाव के कारण इसकी विशेषता कालांतर में प्रस्फुटित हुई। यथार्थ में कल्लू कलम तिब्बती, नेपाली, जम्मू, कांगड़ा, बसोली और क्षेत्रीय लोक कला की धुली मिली एक धुन थी जिसे बघा आक्रमण से अधिक नहीं पनपने दिया। इस चित्र शैली की विशेषताएं निम्न हैं। पहला है जिसमें मानव कृतियाँ। ठीक है, तो मानव आकृतियों में पढ़ते हैं हम। कुल्लू शैली के चित्रों की आकृतियों का बाहरी चेहरा और पुष्टियाँ, बाहरी चुंबक, विशाल नेत्र तथा आकृति में अभूतता की भावना के कारण यह चित्र सरलता से पहचाने जा सकते हैं। आरंभिक चित्रों में मानव कृतियाँ लंबी बनाई गई हैं, जो कालांतर में कुछ छोटी हो गई हैं। चित्रों में संयोजन सरल है, यहाँ आकृतियों की भीड़ भाड़ नहीं है। इन चित्रों में स्त्रियों की चोली कमर तक बनाई गई है। इस चोली में झालर का भी प्रयोग है और आगे की ओर कोड़ाकार झालर बनाई गई है। स्त्रियों को अधिकांश पेशवाज पहने अंकित किया गया है। स्त्रियों की वेशभूषा यहाँ की बंजारा जाति गद्दी की तरह है। पुरुष आकृतियों के धड़ बड़े तथा पुष्ट दिखाई गए हैं, जो कुछ बेतुके से लगते हैं। गडरिये को तिब्बती टोपी पहने दिखाया गया है। फिर आता है सेकंड, क्या है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधों का रेखांकन लोक कला से प्रभावित है। कल्लू शैली के प्राय सभी चित्रों में मजनू या सरई के वृक्षों का अंकन हुआ है। थर्ड है आपका पक्षी। कल्लू शैली में कहीं कहीं एक या अधिक चिड़ियाँ उड़ती दिखाई गई हैं। पतंग उड़ाती 2 महिलाएं, औरंगजेब आदि के चित्रों में यह पक्षी प्रमुखता लिए हुए हैं। चौथा क्या है, वास्तु। कल्लू शैली के चित्रों में वास्तु का प्राय अभाव है। फिफ्थ क्या है, रेखा। रेखाओं में लोक कला की रुक्षता है। सिक्स क्या है, हंसिए। चित्रों में हंसिए प्राय लाल पीले रंग के हैं, कहीं कहीं गहरे मटियारे मटमैले रंग का भी प्रयोग हुआ है। चैप्टर 13 का पार्ट 3 था। पार्ट 4 कल आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।